हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज की क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया है मॉडल वर्ब के बारे में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने ऑक्सिलरीज के अंतर्गत मॉडल्स के यूजेज के बारे में सीखा था। आज इस वीडियो में हम बची हुई बाकी की जो ऑक्सिलरीज है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, उनके यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरीज यानी ऑक्सिलरीज जिनकी संख्या 24 है, और 24 में से 13 मॉडल्स हैं और बाकी की 11 बाकी की ऑक्सिलरीज हैं। तो हमने कल जो 13 ऑक्सिलरीज थी, जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं या मॉडल वर्ब कहते हैं, उनके यूज़ के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बची हुई जो ऑक्सिलरीज है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, उनके यूजेज के बारे में। तो वो पहले तो हम ये समझें कि वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड व्यू माई वीडियोज़ एट देयर। तो आप मेरे वीडियोज़ को मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बची हुई ऑक्सिलरीज के बारे में, जो इस तरह है। जैसे इज है एम आर, इज एम आर, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में काम में आती है। और इसी तरीके से वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब आप देखते हैं और जानते भी हैं, और मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने इनके बारे में पढ़ा भी है टेंसेज में कि इनका यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। इसी तरीके से हैज़, हैव और हैड, हैज, हैव, हैड, ये हैव वाली हेल्पिंग वर्ब है और इनका यूज भी आपने देखा है टेंसेज के अंदर। और इसी तरीके से डू, डज और डिड, ये कुछ और ऑक्सिलरीज हैं जिनके बारे में भी हमने टेंसेज में पढ़ा है, इनके यूज़ के बारे में। आज हम इनका विशद रूप से इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि टू बी जो वर्ब है, यानी जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या डू, डज, डिड, ये जितनी भी वर्ब हैं, इनके किस तरह के हम यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो देखिए आप, जैसे हम इज, एम, आर की बात करें, इज, एम, आर, इज, एम और आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि ये इज, एम और आर तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हम प्राय प्रेजेंट टेंस में काम में लेते हैं। और हम जानते हैं कि इज का यूज़ हम सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। जब कर्ता सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हम इज का यूज़ करते हैं। और एम का यूज, जब सब्जेक्ट आई होता है तो हम एम का यूज़ करते हैं। और आर का यूज़ हम प्लूरल नंबर कर्ता के साथ करते हैं। प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए। और स्पेशली आप जानते हैं कि इज, एम, आर का यूज़ हम जो है एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका जो पहला यूज़ है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर। सीता इज कुकिंग फूड। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेज है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी लग रही है और उससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसी तरीके से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर भी ये हमने आर का यूज़ किया है। इसके अलावा हम इज एम आर का यूज़ और कहाँ करते हैं ये देखिए आप। इज एम आर का यूज़ हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त, यानी सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब हम पैसिव में लाते हैं तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे ही राइट्स ए लेटर। अब जैसे ये कोई सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, जब हम इसको पैसिव में ले जाएंगे तो किस तरह होगा? ए लेटर इज रिटन बाई हिम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने यहाँ पर इज का यूज़ किया है, यानी ऑक्सिलरी का यूज़ किया है। तो पैसिव वॉइस में जब हम किसी सेंटेंस को जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है उसको लेकर के आते हैं तो हम वहाँ पर ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं, इज एम आर का। इसी तरह एक और आप देखिए एग्जांपल, जैसे सीता इज कुकिंग फूड। अब जैसे ये कोई सेंटेंस है, जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे, पैसिव में, तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाई सीता। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये इज जो ऑक्सिलरीज है उसका यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से हम इज एम आर का यूज़ करते हैं टेंसेज में, वाक्यों के निर्माण में। अब हम देखेंगे वाज और वर का यूज़, यानी वाज और वर का यूज़ किन कंडीशंस में किया जाता है। वाज वर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ये देखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम वाज और वर का यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हम वाज वर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल, मोहन वाज प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पर हमने ये वाज का यूज़ किया है जो ऑक्सिलरीज है। इसी तरीके से दे वर राइटिंग लेटर्स, दे वर राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो है वर का यूज यहाँ पर हुआ है, ये क्रिया में आईएनजी लग रही है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके अलावा हम वाज और वर का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जब हम पैसिव में लाते हैं तो भी हम वाज और वाज वर का यूज़ करते हैं।
जैसे आप देखिए पैसिव वॉइस में जैसे कुछ सेंटेंस देखेंगे हम। ये लीजिए, जैसे आप ये देखो, सोहन रॉट ए बुक। सोहन रॉट ए बुक। जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। पैसिव में ए बुक वाज रिटन बाई सोहन। तो जब हमने ये जो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस था, जब हम इसको पैसिव में ले गए तो यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी लगाई वाज। तो पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको जब हम पैसिव में ले जाते हैं तो वाज वर जो ऑक्सिलरीज है उनका यूज करते हैं। इसके अलावा और देखिए एग्जांपल, जैसे मीरा वाज प्लेइंग टेनिस। जैसे ये कोई सेंटेंस है और जब हम इसको पैसिव में ले जाएंगे, पैसिव के अंदर पैसिव में, तो ये इस तरीके से हो गया। टेनिस वाज, ये वाज आ गया ऑक्सिलरी, बीइंग प्लेड बाई मीरा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम वाज वर का यूज एक तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूज में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करते हैं। इसके अलावा पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेज को जब हम पैसिव में ले जाते हैं तो भी हम वाज वर का यूज़ करते हैं, यानी ये जो ऑक्सिलरीज है उनका यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे हैज़, हैव और हैड का यूज हम किन कंडीशन में करते हैं। हैज़, हैव एंड हैड। हैज़ और हैड, हैव, हैज़ और हैड। तो हैज़, हैव और हैड का यूज एक तो हम करते हैं सेंटेंस के सभी परफेक्ट टेंसों के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स। परफेक्ट टेंसेज में हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, हम एग्जांपल लेते हैं कुछ। सोहन हैज़ रिटन ए बुक। सोहन हैज़ रिटन ए बुक। जैसे आपने ये देखा कि सोहन हैज़ रिटन ए बुक, इसके अंदर हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। जैसा कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमको दिखाई दे रहा। सोहन हैज़ रिटन ए बुक यानी सोहन एक बुक लिख चुका है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरीके से और देखिए, मोहन हैड प्लेड क्रिकेट। जैसे ये कोई सेंटेंस है, इसमें भी ये हैड आ रहा है और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा परफेक्ट टेंसों के अलावा हम हैज़, हैव और हैड का और भी कुछ यूज़ देखेंगे। ये पोजीशन दिखाते हैं, यानी किसी वस्तु के ऊपर अधिकार को भी ये दिखाते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अब हम देखेंगे डू, डज और डिड का यूज। जैसे आप देखिए, डू,
डज और डिड का यूज, डू डज और डिड का यूज किन कंडीशंस में होता है? डू डज और डिड का यूज किन कंडीशंस में होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब हम पास्ट सिंपल टेंस को नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लीजिए, जैसे ये देखिए, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। मोहन एक पत्र नहीं लिखता है। यू डू नॉट ड्रिंक टी। आप चाय नहीं पीते हैं। दे डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। जैसे ही कुछ सेंटेंस है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव, और इनके अंदर डू डज और डिड का यूज़ हुआ है। जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम डू डज और डिड को सब्जेक्ट से आगे लाते हैं। जैसे और इस तरीके से हम पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जैसे ये पहला है, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। मान लीजिए इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो ये इस तरीके से होगा। डज को पहले ले आएंगे, डज मोहन राइट ए लेटर। क्या मोहन एक पत्र लिखता है? यू डू नॉट ड्रिंक टी। तो इसको जब हम इंटेरोगेटिव में लाएंगे तो डू यू ड्रिंक टी, डू यू ड्रिंक टी, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से ये देखिए आप, दे डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। तो डिड दे प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि डू डज और डिड का यूज़ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस है उनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में काम में लेते हैं। कुछ और इनके स्पेशल यूज हैं, सभी उनको भी आप एक बार देख लें। जैसे डू और डज का वाक्यों को एम्फेटिक बनाने में, यानी कभी कभी हम सेंटेंसेस में कुछ ऐसी बात करते हैं, यानी किसी चीज़ को हम प्रभावी बनाने के लिए, जैसे मैं आता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आते हैं, उनमें हम डू डज और डिड का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस देखो, वाक्यों को एम्फेटिक बनाने में भी हम डू डज और डिड का यूज़ करते हैं। जैसे एक ये कोई प्लेन सेंटेंस है, आई कम। यदि हम यहाँ पर डू और लगा देंगे तो ये इसका मतलब हो गया, जैसे आई कम, मैं आता हूँ, लेकिन जब हम कहेंगे आई डू कम, इसका मतलब है कि आपने कुछ ज़्यादा प्रेशर लगाया है, कुछ वाक्य को प्रभावी बनाया। अरे आता तो हूँ। जैसे मैं खाना खाता, मैं काम करता तो हूँ, तो आई डू वर्क। मैं लिखता तो हूँ, आई डू राइट। तो इस तरीके से हम डू डज का यूज सेंटेंस को प्रभावी बनाने में करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी यूज हैं डू और डज से संबंधित, यानी सेंटेंसेस को जब हम इम्पेरेटिव बनाते हैं
यानी आज्ञासूचक सेंटेंसेस के अंदर भी हम डू का यूज़ करते हैं और नॉट के साथ करते हैं, यानी डोंट से शुरू करते हैं। यानी अफर्मेटिव, यानी जो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम डोंट का प्रयोग करते हैं, डोंट का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण देखो, डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, ये मत करो, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, खिड़की बंद मत करो, डोंट शट द विंडो, डोंट शट द विंडो, हवा को आने दो, डोंट शट द विंडो, लेट द एयर कम। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव बनाने में भी हम डोंट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ ये जो ऑक्सिलरीज हैं उनके कुछ स्पेशल यूजेज भी हैं। जैसे हम बात करें इज एम आर की, जैसे इज एम और आर की हम बात जब करेंगे स्पेशल यूज़ में, तो जैसे मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे नहाना है, तो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो हम एक स्पेशल रूप में यानी इन्फिनिटिव के रूप में इनका यूज़ करते हैं। इज एम आर का इन्फिनिटिव के रूप में यूज का इन्फिनिटिव के साथ यूज करते हैं एक अलग तरह के सेंस में। जैसे मुझे आज उससे मिलना है, जैसे ये देखिए, आई एम टू मीट हर टुडे, मुझे आज उससे मिलना है। जैसे आपको आज घर जाना है, यू आर टू गो होम, मुझे खाना पकाना है, आई एम टू कुक फूड, उनको क्रिकेट खेलनी है, दे आर टू प्ले क्रिकेट। तो ये इस तरह के कुछ यूज़ हैं जो हम यहाँ पर इन्फिनिटिव के साथ इनका यूज़ करते हैं और अलग तरह के सेंस में ये हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हम कुछ और यूज़ भी देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है, तो वर्ब हमको दो चीज़ें बताती है, किसी सब्जेक्ट के बारे में, या तो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बात करते हैं हम, या फिर सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बात करते हैं। यानी जब कोई एक्शन होता है तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं, और एक्शन के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्शन नहीं होता सेंटेंस में, सिर्फ हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ऐसी कंडीशन में भी हम ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें टू बी की, टू बी यानी इज एम आर वाज वर्ब की हम जब बात करेंगे, तो जैसे कि भाई
राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है, यानी राम के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हु इज राम। तो राम इज ए डॉक्टर, DOCTOR। तो यहाँ पर हम इसके साथ में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इज है ये मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो रही है। किसके रूप में प्रयुक्त हो रही है? मेन वर्ब के रूप में। तो हम न केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज मेन वर्ब की सपोर्टिंग वर्ब के रूप में करते हैं, बल्कि कभी कभी सेंटेंस के अंदर हम इन ऑक्सिलरीज का यूज़ मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो मेन वर्ब को दिखाने के लिए, मेन वर्ब तभी दिखाई देती है इसमें जब हम किस सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बात करें, उसके पोजीशन के बारे में बात करें। इसी तरह हैज हैव हैड की बात हम करें, टू हैव, यानी टू हैव का यूज़ पोजीशन दिखाने के लिए। यहाँ पर तो ये कंडीशन में स्थिति दिखाई जा रही है, स्टेट स्थिति अबाउट द सब्जेक्ट। और जब हम टू हैव की बात करेंगे तो पोजीशन के रूप में भी हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे राम हैज़ ए कार, जैसे आपने ये देखा राम हैज़ ए कार कि राम के पास एक गाड़ी है। यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही है। और इस बात के अंदर सिर्फ हमको ये पता चल रहा है कि राम के पास एक कार है, यानी उसके पास एक कार है, यानी उसके पोजीशन में एक कार है। तो यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, पोजीशन। इसके अलावा हम और भी इसके यूज़ करते हैं, जैसे डू डज और डिड का यूज़ आपने देख ही लिया कि भाई डू डज और डिड का यूज़ हम एम्फेटिक सेंटेंस, वाक्य को एम्फेटिक बनाने के लिए, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम जो है डोंट का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ और यूज़ देखिए, जैसे सी डज नथिंग बट प्ले ऑल द डे, वह कुछ नहीं करती दिन भर, सिर्फ खेलती है। तो यहाँ पर ये जो डज है, इसने ये डज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। सी डज नथिंग, ये आगे सेंटेंस बढ़ गया, बट प्ले ऑल द डे। तो यहाँ पर ये डज मेन वर्ब के रूप में काम आ रही है, और ये सिर्फ वर्क को बताया जा रहा है, वर्क। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ हो रही है? वर्क, काम। तो कहने का मतलब ये जो ऑक्सिलरीज है वो तीन तरह की चीज़ें और बताती है, यानी स्थिति बताती है, पोजीशन बताती है, और कार्य के बारे में सूचना देती है। जब हम इनका यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं, जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो ये हमें कर्ता की स्टेट, पोजीशन एवं वर्क के बारे में जानकारी देती है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मॉडल्स के ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी हमने सिर्फ मॉडल्स वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके अंदर मॉडल्स भी शामिल है, जो संख्या में 13 है, उनके बारे में, उनके सिर्फ स्पेशल यूज़ के बारे में बात की है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मॉडल वर्ब के यूजेज के बारे में बात की। इस वीडियो के अंदर हमने बची हुई जो ऑक्सिलरीज है उनके बारे में बात की है। अब हम स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स के यूज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग माय चैनल एंड गुड बाय, थैंक यू।